मेरा नाम सुशीला है। अब तक आपने कहानी से पहले भाग में सुना कि किस तरह मेरे बेटे अमर और मेरी बेटी कविता ने मेरे पति के रिटायरमेंट के 1 करोड़ में से 50 लाख घर बनाने के लिए ले लिए थे, इस वादे के साथ कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वे बिना कुछ कहे हमें पैसे लौटा देंगे। लेकिन वक्त ने ऐसा करवट ली कि मेरे पति रामनाथ जी का लिवर फेल हो गया। उस मुश्किल घड़ी में जब उन्हें अपने ही बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब ना तो किसी ने लिवर डोनेट किया और ना ही इलाज के लिए पैसे देने को तैयार हुआ। मैंने जैसे तैसे एक लिवर डोनर का इंतजाम किया, लेकिन पैसों के बिना सब अधूरा था और जब तक मैं अपने घर को बेचकर पैसों की व्यवस्था करने के बारे में सोच पाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पति मेरी ज़िंदगी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अंतिम संस्कार के बाद जब अमर और कविता जाने लगे, तो मेरे अंदर जमा हुआ सारा दर्द और गुस्सा फूट पड़ा। मैंने उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कसम खाई कि उनके किए की सज़ा मैं ज़रूर दूंगी और उन्हें ऐसे सच्चाई से रूबरू कराऊंगी जिससे उनकी रूह कांप उठे। अब आगे मैंने उन्हें घर से तो निकाल दिया, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान चल रहा था वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं सीधे अपने कमरे में गई और एक पुराना बक्सा खोला, वही बक्सा जिसे मैंने सालों पहले अपने बच्चों के लिए बंद कर दिया था। अपने सारे अरमान, अपने सारे सपने, अपनी हर छोटी बड़ी खुशी उसी बक्से में बंद कर दी थी और अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी थी। लेकिन आज मैंने खुद से एक नया वादा किया कि जिन पैसों की वजह से मेरे रामनाथ जी की जान गई, वो पैसे मैं हर हाल में वापस लेकर रहूँगी। कुछ ही देर बाद मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुँची और अपने ही बेटे और बेटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। मैंने साफ कहा कि उन्होंने हमसे 1 करोड़ लिए थे, लेकिन अब लौटाने से मना कर रहे हैं। यह सीधा सीधा धोखाधड़ी का मामला है। पुलिस वाले भी हैरान थे कि एक माँ अपने बच्चों के खिलाफ कैसे कर रही है। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन मेरे चेहरे की शक्ति और आंखों से फैसले ने उन्हें चुप कर दिया और उन्हें बिना कुछ कहे रिपोर्ट लिख ली। अगले कुछ ही दिनों में अमर और कविता के पास लीगल नोटिस पहुंच गया, जिसमें 1 महीने के अंदर 1 करोड़ लौटाने का आदेश था। लाख अमर और 50 लाख कविता और साफ लिखा था कि अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए गए तो आगे कानूनी कार्रवाई कार्रवाई करूंगी। ये नोटिस मिलते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी माँ जिसने उन्हें ममता के छाव में पाला, उनके खिलाफ ऐसा कदम उठा सकती है। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले ही दिन कविता अपने पति सुधीर के साथ और अमर अपनी पत्नी अनामिका के साथ मेरे घर आ पहुंचे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आते ही अमर ने नोटिस टेबल पर पटका और चिल्लाते हुए बोला, माँ, यह क्या बकवास है? आप अपने ही बच्चों से पैसे वसूलेंगी? वो पापा के पैसे थे, उन्होंने अपनी मर्जी से हमें दिए थे। या क्या पापा के जाने के बाद आप हमसे वो पैसे वापस लेंगी, यह जानते हुए कि हमने उन पैसों से घर बना लिया है? मैंने शांत लेकिन ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, मुझे सब पता है। तुम लोग मेरे पति की कमाई पर ऐश कर रहे हो, लेकिन अब यह ऐश ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारी यह आराम की ज़िंदगी मेरे पति की चिंता पर खड़ी है। मुझे मेरे पति की ज़िंदगी भर की कमाई वापस चाहिए। तभी कविता आगे बढ़ी और बोली, माँ, आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं? कई उम्र के साथ आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने उसे झटके से रोकते हुए कहा, मेरा दिमाग अब ठीक हुआ है। खराब तो तब था जब मैं तुम दोनों से अंधा प्यार करती थी, इतना भरोसा किया कि अपनी पूरी जिंदगी की कमाई तुम्हें सौंप दी और आज खुद अकेले बैठी हूँ। मैंने साफ शब्दों में कह दिया, अगर तुम लोग मुझे समझाने, बहकाने या ब्लैकमेल करने आए हो तो सुन लो, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। मुझे मेरे पैसे चाहिए और अगर नहीं दिए तो अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। सुधीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मम्मी जी, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि आप क्या कह रही हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये समय पहले पूरा हो जाए। मैं मुस्कुराई और बोली, तुम चिंता मत करो दामाद जी, मैं अब पत्थर बन चुकी हूँ। जब तक तुमको सबको तुम्हारे किए की सजा नहीं मिल जाती, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तभी अमर बीच में बोल पड़ा, मान लीजिए
आपने पैसे ले भी लिए तो क्या करोगे उनका? आखिरकार वह पैसे तो हमें ही मिलने हैं, इतना ड्रामा क्यों? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हें किसने कहा कि वह पैसे तुम्हें मिलेंगे? मैं चाहूँ तो उन पैसों को आग में झोंक दूँ या किसी ज़रूरतमंद को दे दूँ, लेकिन तुम्हें कभी नहीं। तभी अनामिका बोली, मम्मी जी, वो पैसे हमारे ससुर जी के थे और उनके बच्चों पर हमारा हक है। इस हक को कोई नहीं छीन सकता। आप भी नहीं, अब फैसला कोर्ट करेगा। मैंने बस एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह किस जलती हुई लावा पर हाथ रखने जा रहे थे। अब समय आ गया था एक ऐसी सच्चाई सामने लाने का जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। मैंने धीरे धीरे अपना वह पुराना बक्सा खोला जो पिछले 30 सालों से बंद पड़ा था और उसमें से धूल से सना हुआ अपना काला गाउन बाहर निकला। यह कोई साधारण गाउन नहीं था, ये मेरी पहचान थी, एक वकील की पहचान, एक ऐसी सफल वकील कि जिसने अपने बच्चों के लिए अपना अच्छा खासा चलता हुआ करियर इसी बक्से में बंद कर दिया था। आज इतने सालों बाद जब मैंने उस गाउन के हाथ लगाया तो ऐसा लगा जैसे सुशीला फिर से जिंदा हो गई हो। सच तो यह है कि शादी से पहले मैंने वकालत की पढ़ाई की थी और शहर के कोर्ट में एक जानी मानी वकील हुआ करती थी। 5 साल तक मैंने प्रैक्टिस की थी और एक भी केस नहीं हारी थी। धीरे धीरे मेरा नाम, मेरा रुतबा बढ़ता जा रहा था। उस समय जब लड़कियां मुश्किल से घर से बाहर पढ़ने जाती थी तब मैं कोर्ट में अपनी पहचान बना चुकी थी। मेरे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और प्रतिभा थी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। लेकिन तभी मेरे माता पिता ने मेरी शादी का फैसला लिया और मेरी शादी रमेश जी से कर दी गई। रमेश जी एक अच्छे और समझदार इंसान थे। शादी के बाद भी मैंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, उसी आत्मविश्वास के साथ कोर्ट जाती, घंटों केस की तैयारी करती और सच का साथ देती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2 साल बाद जब हम लगा कि परिवार को आगे बढ़ना चाहिए, तब अमर मेरे घर में आया। उसके आने की खबर ने मेरी जिंदगी बदल दी। एक नई जिम्मेदारी, एक माँ बनने का एहसास। 8वें महीने तक मैंने काम जारी रखने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे शरीर ने साथ देना बंद कर दिया और मुझे अपनी प्रैक्टिस छोड़नी पड़ी। जब पहली बार अमर मेरी गोद में आया तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मेरी बाहों में सिमट गई हो। मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे मेरी दुनिया मेरे बच्चों तक सीमित होती चले गई और मेरा करियर कहीं पीछे छूट गया। जब उम्र 2 साल का हुआ तब रमेश जी ने कहा कि मुझे फिर से काम शुरू करना चाहिए। मेरे साथ काम करने वाले वकील भी मुझसे मिलने आते और कहते कि मैडम, आपके बिना कोर्ट सुना लगता है, आप वापस आइए। एक पल के लिए मैंने भी सोचा कि शायद मुझे लौट जाना चाहिए। कुछ दिनों तक मैंने कोशिश भी की, लेकिन घर में बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं था और एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी प्रैक्टिस हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। उस दिन मैं आखिर बार वह गाउन पहनकर कोर्ट गई थी अपने आखिरी केस की सुनवाई के लिए, और वह केस भी मैंने जीता था। पूरे कोर्ट रूम में तालियां गूंज उठी थी, आंखों में आंसू थे, दिल भरा हुआ था। मैंने वही सबके सामने कहा था कि यह मेरा आखिरी दिन है। सबने मुझे बहुत सम्मान से साथ विदा किया, लेकिन उस विदाई के पीछे एक माँ की जिम्मेदारी थी जिसे निभाना मेरे लिए सबसे जरूरी था। उसी दिन के बाद मैंने वह गाउन उतार कर इस बक्से में बंद कर दिया। कभी सोचा भी नहीं था कि दोबारा इसे पहनने की जरूरत पड़ेगी। अमर के बाद जब कविता मेरी जिंदगी में आई तो मेरी दुनिया और भी सिमट कर सिर्फ मेरे बच्चों और घर तक रह गई। रमेश जी की नौकरी और मेरे त्याग ने मिलकर बच्चों को हर खुशी देने की पूरी कोशिश की। हमने कभी उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन शायद बच्चों ने कभी यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि उनके लिए उनके माता पिता ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। और अब समय आ गया था उस सुशीला को फिर से जिंदा करने का जो कई सालों पहले खो गई थी। इस बार एक माँ के रूप में नहीं, बल्कि एक के रूप में मैंने वह गाउन पहना और शीशे के सामने खड़ी हो गई। चेहरे पर उम्र की झुर्रियाँ जरूर थी, लेकिन आंखों में वही आत्मविश्वास था, वही आग थी जो 30 साल पहले हुआ करती थी। ये सिर्फ एक गाउन नहीं था, ये मेरी वापसी थी,
मेरी पहचान थी, मेरा स्वाभिमान था। कुछ ही हफ्तों बाद केस की सुनवाई शुरू हुई और इस केस को लड़ने के लिए अमर और कविता की तरफ से शहर के जाने माने वकील खड़े थे। उन्हें शायद लगा होगा कि एक बूढ़ी औरत उनके सामने टिक नहीं पाएगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस औरत ने वो कमज़ोर समझ रहे हैं, वह कभी इस शहर के सबसे तेज और अडिग वकील हुआ करती थी। और अब वह अपने हक के लिए, अपने पति के न्याय के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए फिर से अदालत में लड़ चुकी थी। अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक माँ की लड़ाई थी, एक पत्नी का न्याय था और एक औरत के अस्तित्व की पुकार थी। कुछ ही हफ्तों में पहली सुनवाई का दिन आ गया। अमर और स्थिति ने मिलकर शहर के सबसे बड़े और नामी वकील मिस्टर चौहान को हायर किया था। उन्हें पूरा भरोसा था कि यह केस उनके पक्ष में ही आ जाएगा, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार वे किसी साधारण केस से नहीं, बल्कि एक टूटी हुई माँ के दर्द, एक पत्नी के त्याग और एक औरत के आत्मसम्मान से लड़ रहे हैं। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई और मिस्टर चौहान खड़े हुए। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी दलीलें रखनी शुरू की। जज साहब, ये बहुत ही अजीब मामला है। मैंने अपने करियर में कभी नहीं सोचा था कि एक माँ अपने बच्चों से वह पैसे वापस मांगेगी जो उनके पिता ने उन्हें अपनी मर्जी से दिए थे। मेरे क्लाइंट अमर के पिता स्वर्गीय रामनाथ जी अब इस दुनिया में नहीं है और उनके जाने के बाद उनकी पत्नी यानी मेरे क्लाइंट की माँ उनसे वह पैसे वापस मांग रही है। अब इस उम्र में उन पैसों का वो क्या करेगी, यह तो वही जाने, लेकिन यह ज़रूर है कि उन पैसों की ज़रूरत उनके बच्चों को उनसे कहीं ज़्यादा है। उनकी पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी है, लेकिन यह स्वाद में इतनी अंधी हो गई है कि अपने बच्चों पर केस कर दिया और अब खुद ही उसे लड़ने आ गई है। शायद इन्हें कोई वकील भी नहीं मिला होगा। उनकी बात सुनकर अदालत में हलचल सी हो गई और मैं शांत खड़ी सब देख रही। मेरी नजरें अमर, कविता, सुधीर और अनामिका के चेहरे पर पड़ी। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे पहली बार वकील के रूप में देखा था। वे वापस से धीमे धीमे बात कर रहे थे, जिससे यकीन नहीं कर पा रहा हो कि उनकी माँ कभी वकील भी रही थी। तभी मैंने देखा सुधीर के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आई, जैसे वह मुझे देखकर कह रहा हो कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे अंदर अब वह ताकत नहीं बची। लेकिन मैं बिना विचलित हुए अपनी बारी का इंतजार करती रही। जैसे ही मिस्टर चौहान की दलील खत्म हुई, मैं खड़ी हुई और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू किया। जज साहब, मिस्टर चौहान ने बहुत ही आसानी से मेरे बेटे अमर और मेरी बेटी कविता को बेचारगी का प्रतीक बना दिया है, लेकिन क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की कि इन पैसों के पीछे की सच्चाई क्या है? ये पैसे इन्हें किसी शर्त पर दिए गए थे और जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने वादे से मुंह मोड़ लिया। फिर मैंने एक एक शब्दों में सच्चाई बनाती शुरू की। मेरे पति ने जिंदगी भर मेहनत करके 1 करोड़ जमा किए थे, जिसने हमने अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा था। लेकिन जब मेरे बच्चों ने घर बनाने के लिए पैसे मांगे तो एक माँ का दिल पिघल गया और मैंने खुद अपने हाथों से इन्हें 50-50 लाख दिए, इस शर्त के साथ कि जब हमें ज़रूरत होगी ये हमारी मदद करेंगे। लेकिन जब मेरे पति का लीवर फेल हुआ तब इन्होंने ना तो लीवर डोनेट किया और ना ही इलाज के लिए पैसे दिए। मैंने किसी तरह डोनेट का इंतजाम किया, लेकिन पैसों के बिना सब अधूरा रह गया और आज मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। इन पर तो हत्या का केस बनता है, मैंने तो सिर्फ धोखाधड़ी का केस किया है। मेरी ये बात सुनते ही मिस्टर चौहान तुरंत खड़े हो गए और बोले, ऑब्जेक्शन जज साहब, कोई भी व्यक्ति अपना अंग डोनेट करे या न करे यह उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। जज ने उनकी बात मान ली, लेकिन मैंने भी अपनी बात जारी रखी। मैं नहीं कह रही थी कि कोई किसी पर अंग देने के लिए दबाव डाले, लेकिन क्या एक माँ अपने बच्चों से यह उम्मीद भी नहीं कर सकती कि जब उसे ज़रूरत होगी तो वे उसका साथ देंगे। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए कुर्बान कर दी और जब हमारी बारी आई तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। अगर इन्होंने लीवर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैंने डोनर का इंतजाम भी कर लिया था, लेकिन इन्होंने पैसे देने से भी इनकार कर दिया, जबकि वादा करके पैसे लिए थे। उसके बाद
अदालत में आरोप प्रत्याहार का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी मैंने सपने भी कल्पना नहीं की थी। मिस्टर चौहान खड़े हुए और उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना शुरू किया, माननीय न्यायाधीश महोदय, श्रीमती सुशीला देवी चाहे जो भी कहानी बना रही हो, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है, और वह सच्चाई बताने के लिए मैं उनके बेटे अमर को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। अमर को जैसे ही बुलाया गया, उसने अपना चेहरा इस तरह बना लिया जिससे उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, जैसे वह कोई बेबस और सताया हुआ बेटा हो। मिस्टर चौहान ने उससे पूछा कि आपके पिताजी ने आपको ये पैसे इस शर्त पर दिए थे कि आप उन्हें वापस करेंगे। अमर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, नहीं, यह बिल्कुल झूठ है। पिताजी ने अपने रिटायरमेंट के बाद मुझे और मेरी बहन कविता को 50-50 लाख अपनी मर्जी से दिए थे। हमने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि हम घर बनाना चाहते हैं और आधे पैसे का इंतजाम कर चुके हैं। तब उन्होंने खुद कहा कि बाकी है पैसे वो दे देंगे, क्योंकि आखिरकार यह सब बच्चों के लिए ही होता है। वो बोलते बोलते रुका, फिर मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, लेकिन माँ कभी नहीं चाहती थी कि पिताजी हमें यह पैसे दे। उनकी नज़र हमेशा से पिताजी की संपत्ति, उनकी पेंशन और रिटायरमेंट के पैसा पर थी। वह सब कुछ अपने पास रखना चाहती थी ताकि खुद आराम से ज़िंदगी बिता सके। उसके मुंह से ये शब्द सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं आवाक खड़ी उसे देखती रह गई। अमर ये नहीं रुका, उसने आगे कहा, पिताजी हमसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने खुद कहा था कि हमारी ज़रूरतें अब कम है, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, इसलिए उन्हें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि उस रात दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। हम सब वहाँ मौजूद थे, हमने सब सुना। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। हमें तो पैसे वापस करना चाहते थे, लेकिन पिताजी नहीं माने और उन्होंने हमें दे दिए। और रोने का अभिनय करते हुए बोला, अगले ही दिन हम वापस आ गए और हमने उन पैसों से घर बनवा लिया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद पिताजी के लीवर में समस्या आ गई और माँ जो कह रही थी कि हमने मदद नहीं की, यह भी झूठ है। हम तो उन्हें अपना लीवर देना चाहते थे, लेकिन शायद माँ ही नहीं चाहती थी कि पिताजी इस दुनिया में रहे। यह सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरे कानों से खून निकल पड़ेगा। मुझे लगा मैं वही गिर पड़ूंगी। वो मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सोचकर ही मेरा आत्मा रो पड़ी कि अमर ने जो झूठे इल्ज़ाम मुझ पर लगाए वह कैसे भी सही थे। अमर ने आगे कहा, हमें तो सच्चाई तब पता चली जब सब कुछ खत्म हो चुका था, और उसके बाद से माँ हम पर आरोप लगाने लगी कि हमने पैसे नहीं दिए, इसलिए पिताजी नहीं रहे। इतना कहकर वो वही रोने लगा। पूरे कोर्टरूम में एक सन्नाटा छा गया, लेकिन वह सन्नाटा धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदलने लगा। लोगों की नज़र मुझ पर टिक गई। कोई मुझे शक की नज़र से देख रहा था, कोई धीरे धीरे कह रहा था, कैसी माँ है, पैसों का लिए अपने पति को भी नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ कविता, अनामिका और सुधीर भी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, जैसे वे भी इस दुख में टूट गए हों। यह सब मेरे लिए असहनीय था। मैंने खुद को संभालते हुए जोर से कहा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यह सब झूठ है। मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जज साहब ने मुझे शांत रहने को कहा। तभी मिस्टर चौहान ने फिर बात संभाली। माय लॉर्ड, सुशीला जी का गुस्सा ही बस बात का सबूत है कि सच्चाई इन्हें कितनी चुभ रही है। अब सब कुछ आपके सामने है। असल में यह पूरा मामला पैसों का है और सुशीला की खुद लालच में अंधी होकर अपने बच्चों पर केस कर रही है। उस दिन की सुनवाई यही खत्म हो गई, लेकिन मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूटता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सच मेरे हाथों से फिसल रहा हो। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने अनुभव को याद किया, अपने दिमाग पर जोर डाला और हर बात को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सच्चाई मेरे सामने साफ होने लगी, जैसे कोई पहले सुलझ रही हो। अगली सुनवाई 15 दिन बाद थी और इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं हर सच को सामने लाकर रहूँगी। उन 15 दिनों में मैंने एक एक सबूत इकट्ठा किया, हर कड़ी को जोड़ा, हर झूठ को पकड़ने की तैयारी की। अगली तारीख आई, कोर्टरूम फिर से भरा हुआ था। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार मेरे अंदर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। मिस्टर चौहान ने फिर वही पुरानी बातें दोहराई और एक एक करके अमर, कविता,
सुधीर और अनामिका को कटघरे में बुलाया गया। चारों ने वही कहानी दोहराई, वही झूठ, वही बनावटी आंसू, वही मासूमियत का नाटक। लेकिन इस बार मैं उनकी बातों से नहीं टूटी, बल्कि शांत खड़ी सब देखती रही। जब उनका नाटक खत्म हुआ तब मैं धीरे से खड़ी हुई और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, माननीय न्यायाधीश महोदय, अगर इन सब का यह नाटक खत्म हो गया हो तो अब मैं आपके सामने सच्चाई के सबूत रखना चाहती हूँ। मैंने आगे कहा, सबसे पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति को गवाही के लिए बुलाना चाहती हूँ जो इस पूरे मामले की सच्चाई जानता है। और फिर मैंने इस डॉक्टर को कोर्ट में बुलाया जो मेरे पति रामनाथ जी का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर को कटघरे में बुलाया गया और उन्होंने जो कहा उसने पूरे कोर्ट रूम का माहौल बदल दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह मैं रामनाथ जी को इमरजेंसी के अस्पताल लेकर आई थी, कैसे जांच में उनके लीवर फेल होने की बात सामने आई थी और कैसे मैंने अपने दोनों बच्चों को तुरंत बुलाकर उनका ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाया ताकि वे अपने पिता की जान बचा सकें। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दोनों बच्चों ने लीवर डोनेट करने से मना कर दिया था। इसके बाद मैंने लगभग 15 दिनों तक हर जगह भागदौड़ करके एक डोनर का इंतजाम किया, लेकिन जब तक डोनर मिला तब तक इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी और पैसों के इंतजाम में ही इतना समय निकल गया कि मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया। डॉक्टर की यह गवाही सुनकर पूरा कोर्टरूम सन रह गया और अमर, कविता, सुधीर और अनामिका के चेहरों की रंगत उठ गई। मिस्टर चौहान, जो अभी तक बड़े आत्मविश्वास से बोल रहे थे, अब उन्हें माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस सच्चाई का उनके पास कोई जवाब नहीं था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि सच चाहे कितना भी दबा दिया जाए, लेकिन जब सामने आता है तो हर झूठ को मिटा देता है। कुछ देर तक मेरे पूरे कोर्ट रूम में गहरा सन्नाटा छा रहा था, जैसे हर कोई अभी अभी सामने आई सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा हो। जज साहब ने अपनी नजरें उठाई और शांत लेकिन सख्त आवाज में मिस्टर चौहान से पूछा, क्या आपको अभी और कोई दलील देनी है? मिस्टर चौहान कुछ पल चुप रहे। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो अपने शब्दों को तोड़ रहे हैं, जैसे कोई आखिर चाल चलने की तैयारी कर रहे हो। फिर उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जी जज साहब, बिल्कुल, यह जो भी अब तक बातें सामने आई है वह उनके परिवार का आपसी मामला हो सकता है, लेकिन इस केस का मुद्दा कुछ और है। यह बात हो रही है पैसों के लेन देन की, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मिस्टर रामनाथ ने अपने जीते जी अपने दोनों बच्चों को पैसे दिए थे और यह उन्होंने अपनी इच्छा से किया था। अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में कोई भी कहानी बनाई जा सकती है कि पैसे किस स्तर पर दिए गए थे या नहीं दिए गए थे। डॉक्टर की गवाही अपनी जगह है, लेकिन पैसों का लेन देन सिर्फ रामनाथ जी, सुशीला जी और उनके बच्चों के बीच का मामला था। और जब रामनाथ जी अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो आखिर सुशीला जी किस आधार पर उन पैसों पर अधिकार जता रही है? उन्होंने अपने जीते जी अपनी पूरी संपत्ति अपने बच्चों में बांट दी थी। अगर अगर ये पैसे सुशीला जी के होते तो बात समझ में आती, लेकिन जब पिता ने खुद अपने बच्चों को दे दिए गए तो यह मामला ही खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि यह केस बनता ही नहीं, जिसे ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है। उन्होंने अपनी बात पूरी की और बैठ गए। कोर्ट रूम में फिर हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई, लेकिन इस बार सबकी नज़रें मुझ पर थी। मैं धीरे धीरे खड़ी हुई। मेरे चेहरे पर एक हल्की लेकिन मजबूत मुस्कान थी, जैसे मुझे पहले से पता हो कि अब क्या होने वाला है। मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, जज साहब, मिस्टर चौहान की एक बात बिल्कुल सही है कि पैसे मेरे पति ने कमाए थे, लेकिन वह पूरी सच्चाई नहीं है। मेरी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा ठोस थी। सच्चाई यह है कि मेरे पति ने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे मेरे नाम कर दिए थे और वह सारे पैसे मेरे ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे। और जब मेरे बच्चों ने पैसे मांगे तो वह पैसे मेरे ही अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। मेरे यह कहते ही कि जैसे कोर्ट रूम की हवा बदल गई। मिस्टर चौहान, अमर, कविता, अनामिका और सुधीर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। शायद उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि पैसे किस अकाउंट से गए थे। मैंने आगे बढ़ते हुए अपने साथ लाए सारे बैंक के दस्तावेज जज साहब के सामने रख दिए।
जज साहब, यह मेरे बैंक ट्रांजैक्शन की पूरी हिस्ट्री है। आप खुद देख सकते हैं कि 50 लाख मैंने अपनी बेटी कविता के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और 50 लाख अपने बेटे अमर के अकाउंट में। जब यह पैसे मेरे अकाउंट से गए हैं तो कानूनी रूप से ये पैसे मेरे ही हुए और मुझे पूरा अधिकार है कि मैं अपने पैसे वापस मांगूं। जज साहब ने अपने चश्मे को थोड़ा नीचे सरकाया और एक एक कागज़ को ध्यान से देखने लगे। कोर्ट रूम में फिर से वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार वह सन्नाटा मेरे पक्ष में था। मेरी हर बात, हर सबूत अब साफ साफ यह साबित कर रहा था कि सच्चाई क्या है, और अब यह सिर्फ एक बहस नहीं रही थी, बल्कि न्याय का फैसला बनने जा रहा था। जज साहब ने एक बार फिर मिस्टर चौहान की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, क्या अभी आपको कुछ और कहना है? मिस्टर चौहान थोड़े हड़बड़ा गए, जैसे अचानक उनके पास शब्द कम पड़ गए हो, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए खड़े हुए और बोले, जज साहब, यह पूरी तरह से लीगल नहीं है। माना कि पैसे सुशीला देवी के अकाउंट के ट्रांसफ़र किए गए होंगे, लेकिन वो एक गिफ्ट था और कानून में गिफ्ट को कभी वापस नहीं मांगा जा सकता। सुशीला जी के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि वह पैसे लाने के तौर पर दिए गए थे, इसलिए उनकी बात कहीं से भी तार्किक नहीं है। उनकी बात खत्म होते ही मैं हल्के से मुस्कुरा दी और फिर धीरे धीरे खड़ी होकर बोली, मिस्टर चौहान, आप जैसे अनुभवी वकील से ऐसी बच्चों जैसी बात की उम्मीद नहीं थी मुझे। अगर मैंने यह पैसे गिफ्ट के तौर पर दिए होते तो क्या मैं आज यहाँ खड़ी होकर उन्हें वापस मांग रही होती? अभी जिंदा हूँ और अपने दिए हुए पैसे अपने बच्चों से मांग रही हूँ। ये अपने आप से इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो पैसे गिफ्ट नहीं थे। और जहाँ तक सबूत की बात है, अगर ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह पैसे लोन थे, तो यह साबित करने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि यह पैसे गिफ्ट थे। मेरी बात सुनते ही कोर्ट रूम में एक हलचल सी दौड़ गई। मिस्टर चौहान के चेहरे का रंग बदल गया। उनके पास अब कोई ठोस जवाब नहीं था। उन्होंने झुंझुलाकर अपनी मुठ्ठियाँ भीली और चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उधर अमर, कविता, सुधीर और अनामिका स्तब्ध खड़े मुझे देख रहे थे, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बनाई हुई पूरी कहानी, उनकी पूरी चाल अब रेत की तरह उनके हाथों से फिसलती जा रही थी। जज साहब ने अपनी कलम उठाई, कुछ देर तक कागजों को देखा और फिर पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। हर कोई उनके फैसले का इंतजार कर रहा था। कुछ पल बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया। अदालत के सामने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, उनके अनुसार यह स्पष्ट है कि संबंधित राशि सुशीला देवी के बैंक खाते से ट्रांसफर की गई है। साथ ही इस बात को कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह राशि उपहार के रूप में दी गई थी। ऐसी स्थिति में यदि सुशीला देवी अपने धन की वापसी की मांग कर रही है, तो यह उनका वैध अधिकार है। उन्होंने आगे कहा, अतः अदालत यह आदेश देती है कि अमर और कविता दोनों 2 महीने के भीतर 50 लाख सुशीला देवी को वापस करें। यह उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे किसी भी माध्यम से यह राशि लौटाएं। जैसे ये शब्द कोर्ट रूम में गूंजे, वहां मौजूद लोगों के बीच हलचल फैल गई। कुछ ही क्षणों में तालियों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। आज ये जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी, एक माँ के आत्मसम्मान की जीत थी। एक पत्नी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत थी। मैं बड़ी खड़ी थी, मेरी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास की चमक थी। जज साहब ने मेरी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जैसा कह रहे हो, वेल डन सुशीला जी। और उस पल मुझे महसूस हुआ कि मैंने सिर्फ केस नहीं जीता, मैंने खुद को फिर से पा लिया। पूरे आत्मविश्वास के साथ कोर्ट रूम से बाहर आ रही थी। लोग मुझे बधाई दे रहे थे, यहाँ तक कि मिस्टर चौहान भी। भले उनका चेहरा बुझा हुआ था, लेकिन उन्होंने मेरी जीत के लिए मुझे बधाई दी और वहाँ से चले गए। आज मैंने सिर्फ एक केस नहीं जीता था, मैंने अपने अंदर कहीं खो चुकी उस सुशीला को फिर से पा लिया था। और कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास भी हो रहा था कि शायद मैं रामनाथ जी को थोड़ा सा न्याय दिला दिया है। मैं उन्हीं ख्यालों में डूबी हुई कोर्ट की सीढ़ियों से उतर रही थी कि तभी अचानक मेरे सामने अमर, कविता, सुधीर और अनामिका आकर खड़े हो गए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, चारों एक साथ मेरे पैरों में गिर पड़े। मैं झटके से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गई।
कविता रोते हुए बोली, माँ प्लीज हमें माफ़ कर दो। जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते। पापा आप कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन क्या आप हमें सड़क पर ले आएगी? हमें आपके बच्चे हैं, कोई दुश्मन नहीं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए अमर बोला, माँ अदालत का फैसला अपनी जगह है, लेकिन पैसे आपके मिलेगी या नहीं ये आप ही तय कर सकते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगर हमने आपको पैसे दिए तो हमें अपना घर बेचना पड़ेगा। अनामिका भी हाथ जोड़कर बोली, मम्मी जी क्या आप चाहती हैं कि हम सब सड़क पर आ जाए? जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम वादा करते हैं कि अब से हम आपकी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे, आपके बुढ़ापे का पूरा ख्याल रखेंगे। बस आप इन पैसों का मोह छोड़ दीजिए। मैं उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर का दर्द और सच्चाई उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। मैंने सख्त लहजे में कहा, मुझे पैसों का कोई मोह नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने पति को न्याय दिला रही हूँ, जिन पैसों की कमी की वजह से वह इस दुनिया से चले गए। उन्हीं पैसों से मैं तुम्हें ऐश की ज़िंदगी नहीं जीने दूंगी। तो मैं चाहूँ तो ये पैसे किसी ज़रूरतमंद को दे दूँ, किसी अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में दान कर दूँ, लेकिन तुम्हें वो हमने दम पर नहीं जीना होगा। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। वे चारों मुझे लगातार पुकारते रहे, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और तेज कदमों से चिड़िया उतर कर वहाँ से निकल गई। बाहर आकर मैंने एक रिक्शा लिया और सीधे घर आ गए। घर पहुँचते ही जो सुशीला अब तक पत्थर बनकर रखड़ी थी, वह अचानक अंदर से टूट गई। मैं सोफे पर बैठते ही फुट फुट कर रोने लगे। मेरी नज़र सामने लगी रामनाथ जी की तस्वीर पर गई और मैंने फर रही आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत, लेकिन मुझे लगा कि शायद इस तरह मैं आपको न्याय दिला पाऊंगी। मेरे ही कहने पर आपने अपने सारे पैसे बच्चों को दे दिए और आज मैं ही उनसे वह पैसे वापस ले रही हूँ। मैं उस मोह से मुक्त हो चुकी हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप आज मेरे साथ नहीं है। कहीं ना कहीं मैं भी इसकी दोषी हूँ और शायद इसकी सज़ा मुझे ज़िंदगी भर अकेले रह कर काटनी पड़ेगी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था, लेकिन उसी सन्नाटे में मैंने एक फैसला लिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करूँगी। अगले ही दिन से मैंने अपनी वकालत दोबारा पूरी मजबूती के साथ शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब अमर और कविता ने मजबूरी में अपने अपने घर बेचकर पैसे मुझे लौटाए, तो मैंने उन पैसों का आधा हिस्सा एक वृद्धाश्रम के दान कर दिया और बाकी आधा अपने पास सुरक्षित रख लिया। भले ही मैं सख्त बन गई हूँ, लेकिन हूँ तो माँ ही। मैंने तय किया कि मेरे जाने के बाद ये पैसे दोनों बच्चों को बराबर मिलेंगे, लेकिन तब तक उन्हें अपने किए की सजा खुद भुगतनी होगी, संघर्ष करना होगा, जिनकी सच्चाई समझनी होगी। आज मेरी वकालत फिर से अच्छी चल रही है और उससे जो भी कमाई होती है मैं उसमें से ज़रूरतमंदों की मदद करती हूँ। रामनाथ जी की पेंशन से मेरा गुजारा आराम से हो जाता है, लेकिन अब मैंने वक्त एक बात हमेशा के लिए सीख ली है, अपने बुढ़ापे की सुरक्षा खुद के हाथ में रखनी चाहिए। अब आप ही बताइए, क्या मैंने अपने बच्चों के साथ सही किया या मुझे उन्हें माफ़ करके एक और मौका देना चाहिए था? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।